प्रिय विद्यार्थियों, आज से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। हमारा चैनल रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जानेंगे अर्थशास्त्र का परिचय। ये अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले हमारा विषय रहेगा अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय। तो अर्थशास्त्र परिचय में जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं और ये पिता कहे जाते हैं अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त हैं। ये तीन नामों से इन्हें जाना जाता है। अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, पर तो पहले हम अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला दोनों का अर्थ जान लेते हैं। कला किसी उद्देश्य को प्राप्त करना कला कहलाता है। विज्ञान जिसका ज्ञान क्रमबद्ध हो उसे विज्ञान कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। तो पहली क्रिया है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है कि कोई ऐसा हम कार्य करें जिससे हमें धन प्राप्त हो। ऐसी क्रिया को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक मजदूर के द्वारा मजदूरी करना, एक अध्यापक के द्वारा विद्यालय में पढ़ाना। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया कहेंगे, क्योंकि जिसमें इन लोगों को धन की प्राप्ति हो रही है। इसके बाद में दूसरी क्रिया होती है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया क्या होती है। अनार्थिक क्रिया वह क्रिया होती है कि कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमें धन की प्राप्ति ना हो। तो ऐसी क्रिया को कहा जाता है अनार्थिक क्रिया। जैसे एक माता के द्वारा अपने बच्चे को खिलाना, मूर्तियों को तोड़ना, ये कौन सी क्रिया होगी, अनार्थिक क्रिया कही जाएगी। इसके बाद में फिर हम जानेंगे अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जानेंगे अर्थशास्त्र के भाग। अर्थशास्त्र के भाग। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, या ऐसा कह लीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटा समूह है। इसमें जो है जैसे एक परिवार
का अध्ययन या एक व्यक्ति की आय क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के प्रतिपादक प्रोफेसर कीन्स हैं। इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र पर विशेष ध्यान दिया। इसके बाद में फिर है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। फिर इसके बाद में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की सामग्री 5 हैं। तो सबसे पहले उपभोग, उत्पादन, भोग उत्पादन, तीसरा उपभोग उत्पादन, विनिमय, चौथा वितरण, पांचवा राजस्व। तो अर्थशास्त्र की सामग्री 5 हैं और 5 पे अर्थशास्त्र टिकी हुई है। तो सबसे पहले उपभोग। उपभोग क्या है? उपभोग को समस्त क्रियाओं का आदि और अंत कहा गया है। उपभोग में आवश्यकताओं की संतुष्टि ही उपभोग है। जैसे भूख लगने पर खाना खाना, प्यास लगने पर पानी पीना। उत्पादन किसे कहते हैं? वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन करना ही उत्पादन है। इसके बाद में है फिर तीसरा विनिमय। विनिमय का मतलब होता है बदलना। तो विनिमय के अंतर्गत जैसे वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय में क्या होता था? एक वस्तु से लोग दूसरी वस्तु को बदलते थे। मुद्रा विनिमय में क्या होता है? मुद्रा के बदले में लोग वस्तुएं और सेवाओं की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद में वितरण। वितरण क्या है? वितरण का मतलब है वितरित करना। जैसे मजदूर को मजदूरी देना, भूमि के पति को लगान देना, तो ये वितरण कहलाएगा। इसके बाद में है राजस्व। राजस्व क्या है? राजस्व अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। तो राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण इत्यादि का अध्ययन राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में फिर अगर हम उपभोग को विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करें तो इसमें उपभोग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? उपभोग के प्रकार तो इसमें जो है जैसे कहा जाए उपभोग के प्रकार, भोग के प्रकार। तो उपभोग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? शीघ्र उपभोग, मंद उपभोग। शीघ्र उपभोग वो उपभोग होता है जिसमें उपयोगिता शीघ्र नष्ट होती है, उसे क्या कहेंगे? शीघ्र उपभोग। मंद उपभोग जिसमें उपयोगिता धीरे धीरे नष्ट हो, तो उसे क्या कहेंगे? मंद उपभोग कहेंगे। जैसे शीघ्र उपभोग में जैसे कहा जाए पानी पीना,
शीघ्र उपभोग रोटी खाना मंद उपभोग कहा जाएगा। इसके बाद में है उपभोग स्थगित उपभोग, भावी उपभोग, वर्तमान उपभोग। स्थगित उपभोग किसे कहते हैं? स्थगित उपभोग वो उपभोग होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को आगे भविष्य के लिए हम स्थगित कर दें, यानी भविष्य में अपनी हम आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? स्थगित उपभोग। वर्तमान उपभोग वो उपभोग है जिसमें वर्तमान समय में हम अपनी आवश्यकताओं की पूरा करते हैं, क्या कहेंगे? वर्तमान उपभोग। इसके बाद में उपभोग के अंतर्गत मांग के नियम का अध्ययन किया जाता है। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम बतलाता है किसी वस्तु की जब कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। ये मांग का नियम बतलाता है। लेकिन मांग का नियम सभी वस्तुओं पे लागू नहीं होता। जैसे कहा जाए कि मांग का नियम अनिवार्य वस्तुओं पे लागू नहीं होता। उपभोग के अंतर्गत उपभोक्ता की बचत का भी अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता की बचत क्या है? हम जो कुछ देने को तैयार हैं, वास्तव में हमें जो कुछ देना पड़ता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। उदाहरण के रूप में जैसे हम बाजार से आलू लाना चाहते हैं, तो आलू के लिए खरीदने के लिए हमें मालूम है कि आलू जो है 10 रुपये किलो चल रहा है। तो जब हम बाजार पहुँचे तो आलू हमको 8 रुपये किलो मिला, तो 2 रुपये जो हमारे बच गए वही उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। फिर इसके बाद में है सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम। सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम क्या है? मान लिया कोई व्यक्ति भूखा है और अपनी भूख को शांत करने के रोटी की कई इकाइयों का उपभोग करता है, तो पहली इकाई से उसे अधिक तुष्टिगुण प्राप्त होता है, दूसरी इकाई से उससे कम, तीसरी इकाई से उससे कम, चौथी इकाई से उससे कम, पांचवी इकाई से उससे कम, और छठी यह जब रोटी का उपभोग करता है तो उसे शून्य तुष्टिगुण प्राप्त होता है। फिर भी यदि उपभोग जारी रखता है, रोटी खाना बंद नहीं करता, तो उसे ऋणात्मक तुष्टिगुण प्राप्त होता है। यही सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम बदलाता है। फिर इसके बाद में है उत्पादन। उत्पादन क्या है? वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। उत्पादन की विधियां हैं जैसे रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन में जब किसी की वस्तु के रूप और गुणाकार में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे रूप परिवर्तन भी कहा जाता है। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है, गीली मिट्टी से मूर्तियां बना दी जाएं और बाजार में बेच दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उत्पादन हो जाएगा। तो यही उत्पादन है। इसके बाद में है फिर विनिमय। विनिमय का मतलब होता बदलना। पहले प्राचीन समय में वस्तु विनिमय चलता था, लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी, जैसे वस्तुओं के मूल्य की माप सही नहीं हो पाती थी, वस्तु के विभाजन में कठिनाई होती थी, वस्तु के स्थान परिवर्तन में कठिनाई होती थी। तो इन कठिनाइयों को दूर किसने कर दिया? मुद्रा ने दूर कर दिया। इसके बाद में वितरण के अंतर्गत वितरित करना, जैसे मजदूरी, मजदूर को मजदूरी देना क्या कहलाएगा? वितरण कहलाएगा। तो मजदूरी किसे कहते हैं? श्रम के बदले में दिया जाने वाला पुरस्कार मजदूरी कहलाता है। फिर इसके बाद में राजस्व। राजस्व में सार्वजनिक ऋण, सरकारी कर्ज, सरकारी आय और सरकारी व्यय, इनको सम्मिलित किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः अपनी कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।